दोस्तों नमस्कार। आरएस मेंस के सिलेबस में लोक प्रशासन में अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सामान्य जानकारी मांगते हुए इसने 3 प्रिंसिपल्स पर आपसे विस्तृत जानकारी की अपेक्षा की है। वो है हायरार्की या पद सोपान, दूसरा है स्पान ऑफ कंट्रोल और तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। आज हम बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक साधारण समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक सामान्य या कॉमन पर्पज के लिए इकट्ठे होते हैं और एक कॉमन गोल के लिए जब वो प्रयास करते हैं तो उनके द्वारा किए गए प्रयास और उनके द्वारा स्थापित की गई संरचना को कहते हैं संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स या सिद्धांत, यहां सिद्धांत का अर्थ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना या ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण या ऑर्गेनाइजेशन की संरचना में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे कुछ नियम बताए गए हैं, ऐसे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों को कहा जाता है सिद्धांत। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से बात करें तो किसी भी संगठन की स्थापना में या उसकी संरचना का निर्माण करते समय या उसकी प्रक्रिया के दौरान जिन तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है उनको कहा जाता है सिद्धांत। अगर संगठन के निर्माण और प्रक्रिया के दौरान इन तत्वों या सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए, इनकी पालना की जाए, तो जो भी कॉमन पर्पस निर्धारित किया है, जो उद्देश्य डिसाइड किया है, उसकी प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित होती है। हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स की। ये 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फायोल ने। इन्हीं 14 सिद्धांतों में लगभग सारे सिद्धांत कवर हो जाते हैं, इसलिए आज हम हेनरी फायोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों के बारे में एक साधारण चर्चा करेंगे और आगे आने वाले एपिसोड में जो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत शामिल किए गए हैं, इन 3 सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है डिवीजन ऑफ लेबर। हेनरी फायोल कहते हैं कि किसी भी संगठन की स्थापना करते समय जितने भी सदस्य हैं उनको स्पेशलाइज्ड टास्क आवंटित किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य दिया जाना चाहिए ताकि जो निर्धारित गोल है वो पूरा हो सके। इसी को वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम का विभाजन। दूसरा सिद्धांत है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फायोल कहते हैं किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कुछ प्राधिकार या सत्ता की जरूरत होती है। अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसी के अनुपात में उसको प्राधिकार या सत्ता सौंपी जानी चाहिए। इसी सिद्धांत को कहते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है और अगर उसको ऑथोरिटी प्रदान नहीं की जाती तो वो कार्य कतई संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऑथोरिटी प्रदान की जाए और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए, मतलब कहीं न कहीं धीरे धीरे ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ संगठन अग्रसर हो जाता है। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं हेनरी फायोल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हिंदी में कहते हैं अनुशासन। कि संगठन द्वारा कुछ ऐसे निश्चित नियम निर्धारित कर लिए जाने चाहिए ताकि सभी सदस्यों में म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़े और इस म्यूचुअल रेस्पेक्ट के थ्रू अनुशासन की स्थापना की जा सके। बिना अनुशासन के कोई भी संगठन सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम नहीं कर सकता। अगर कोई संगठन सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम नहीं करता है, अर्थात संगठन के सदस्य आपस में सौहार्द से, शांति से और सद्भाव से नहीं रहते हैं, तो वो संगठन अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है। चौथे सिद्धांत की अगर बात करें तो चौथा सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को हिंदी में कहते हैं आदेश की एकता। आदेश की एकता का सीधा सा अर्थ है कि किसी भी अधीनस्थ को ये निश्चित पता होना चाहिए कि उसे किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यानी किसी अधीनस्थ को केवल और केवल एक ही उच्चाधिकारी का आदेश मिलना चाहिए। इसे कहते हैं आदेश की एकता। पांचवा सिद्धांत है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन की एकता।
आदेश की एकता और निर्देशन की एकता दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अलग सिद्धांत हैं। निर्देश की एकता का अर्थ है कि चूंकि संगठन ने एक गोल निर्धारित किया है, एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित किया है, इसके लिए उसके पास एक निश्चित प्लान होना चाहिए। इस प्लान के बारे में सभी को पता होना चाहिए और जो संगठन के सदस्यों को विविध टास्क आवंटित किए गए हैं वो इस प्लान के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा सिद्धांत है कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हेनरी फायल कहते हैं कि संगठन के जो सारे सदस्य हैं उनको सामूहिक हित को ऊपर रखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित को। जब वो सामूहिक हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखेंगे तो संगठन का लक्ष्य या उद्देश्य आसानी से हासिल किया जा सकेगा। सातवें सिद्धांत की बात करते हैं वेतन या रिम्यूनरेशन या पारिश्रमिक। हेनरी फायल कहते हैं कोई भी संगठन का सदस्य संगठन में तभी काम करेगा, तभी प्रतिबद्ध होकर काम करेगा अगर उसको एक निश्चित समय तक काम करने के लिए एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। आठवां सिद्धांत है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का यहां सीधा अर्थ यह है कि किसी भी संगठन की जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, वो सर्वोच्च स्तर पर स्थापित रहती है, सर्वोच्च स्तर पर सीमित रहती है और पद सोपान के अनुसार, कार्य और दायित्वों के अनुसार इस सत्ता का विभाजन किया जाता है। लेकिन जो अंतिम उत्तरदायित्व है, अंतिम जवाबदेही है, वो संगठन के सर्वोच्च व्यक्ति या संगठन के नेतृत्व की होती है। इसके साथ साथ हेनरी फायल ये भी कहते हैं संगठनों के जो उद्देश्य हैं उनके अनुसार इस सेंट्रलाइजेशन को कम या ज्यादा किया जा सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत हो तो सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन भी किया जाना चाहिए और अगर किसी संगठन का ऐसा लक्ष्य है जहां ऑथोरिटी का सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, वहां सत्ता का पूर्णतया केंद्रीकरण होना चाहिए। नवे सिद्धांत की बात वो करते हैं स्केलर चेन, इसी को भी हिंदी में कहते हैं पद सोपान या हायरार्की। हेनरी फायल कहते हैं कि संगठन की संरचना का निर्माण पद सोपानिक व्यवस्था में होना चाहिए ताकि संप्रेषण के लिए एक निश्चित रास्ता अवेलेबल हो और रिपोर्ट्स के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। और इसी स्केलर चेन से जुड़ा हुआ एक दूसरा सिद्धांत है स्पान ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि एक उच्चाधिकारी प्रभावी रूप से कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है, उन अधीनस्थों की संख्या को कहते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल। स्पान ऑफ कंट्रोल, स्केलर चेन और यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों 10वें सिद्धांत की वो बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ यहां है ये है, ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं व्यवस्था। ऑर्डर का अर्थ है राइट प्लेसमेंट, यानी 3M मनी, मैन और मटेरियल का एक सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थापन होना चाहिए ताकि उद्देश्य की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित हो सके। 11वें सिद्धांत की बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी का अर्थ है समता। समता का यहां अर्थ है कि उच्चाधिकारियों को या हायर लेवल के जो मैनेजमेंट है उसको अपने अधीनस्थों के प्रति काइंडनेस और जस्टिस यानी न्याय और दयालुता की भावना रखनी चाहिए। अगर वो अपने अधीनस्थों के प्रति न्याय और दयालुता की भावना रखेंगे तो अधीनस्थों में निष्ठा और समर्पण का विकास होगा, लॉयल्टी और डिवोशन का विकास होगा, इसलिए इक्विटी आवश्यक है। 12वें सिद्धांत की बात करते हैं वो कार्यकाल, कि अगर किसी भी व्यक्ति को संगठन में किसी पद पर पदस्थापित किया गया है तो उसका एक सुनिश्चित या निर्धारित कार्यकाल होना चाहिए ताकि उसे पहले से अवगत हो कि उसे कितने दिन में, कितने समय में क्या काम संपादित करना है। 13वां जो सिद्धांत है वो इनिशिएटिव या पहल। इसका अर्थ है कि संगठन को अपने सदस्यों को प्रेरित करना चाहिए कि वो इनोवेटिव वे में थिंकिंग करें, नए नए आइडियाज लेकर आए ताकि संगठन ग्रो कर सके। और अंतिम सिद्धांत की बात करते हैं वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स या टीम भावना। अगर इन सारे बाकी सिद्धांतों को प्रभावी रूप से अगर संगठन इंप्लीमेंट करता है,
इनको इम्बाइब करता है, इनका उपयोग करता है, तो समूह में या संगठन में टीम भावना का विकास होता है और टीम भावना से कोई भी उद्देश्य, कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संगठन की संरचना के निर्माण में और उसकी प्रक्रिया में जिन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उद्देश्य की आसानी से प्राप्ति हो सके, उन तत्वों को कहा गया है प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।